वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की यह तस्वीर सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि दिन दहाड़े हुई डकैती है। वो डकैती जिसे लोकतंत्र का ठेकेदार बताने वाले अमेरिका ने अंजाम दिया है। Effective and powerful displays of American. एक आजाद देश के राष्ट्रपति को उसकी पत्नी के साथ उसके बेडरूम से जानवरों की तरह घसीट कर निकाला। इसके बाद बेशर्मी से उसकी परेड करवाना, कहीं आंखों में पट्टी बांधकर घुमाना, कहीं हाथों में हथकड़ी डालकर घुमाना। यह मंजर आज दुनिया को बता रहा है कि अगर आप कमजोर हैं तो चाहे आपके पास कितना तेल हो, जनता का वोट हो, पैसा हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ना खाता ना बही, जो अमेरिका के हित में है वही सही। Maduro's capture. Upon reaching the safe house, US troops accompanied by FBI agents breached what Trump describes as a very highly guarded fortress, forcing entry through reinforced steel doors. Inside the residence, Maduro and his wife surrendered. Trump said Maduro attempted but failed to reach a safe room before being apprehended. Some US personnel were injured but no fatalities were reported. As the operation unfolded, Rubio began notifying lawmakers after it had started rather than beforehand, according to officials. During extraction, US forces engaged in multiple self-defense encounters while departing Venezuelan territory. यानी कि वेनेजुएला की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने यूएस फोर्सेस को एंगेज करने की कोशिश करी। अच्छा, कुछ लोगों को यूएस फोर्सेस को चोट लगी, लेकिन दोस्तों आप ये देख लीजिए कि किसी की डेथ नहीं हुई, कोई फेटल इंजरी, कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई मर गया हो। यूएस सर्विसमैन वहां पे गया। अब आप ये देखें ना कि कितना ओवरवेलमिंग फायर पावर। आपने एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे डाल दिया। एक बार आपने एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं पे डाल दिया तो स्टोरी खत्म हो गई। फिर देन देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। 11 other warships, 15,000 troops, right? Dozens of F-35 fighters, dozens of F-22 Raptors. इनको तो पता ही नहीं लगा होगा। B-1 तो बाद में आया। ये बेचारे वेनेजुएलन्स को तो यही नहीं पता लगा होगा कि ये क्या चल रहा है अभी। The radars are blind to F-35. They are blind to F-22s. They don't know what is going on. And suddenly वहां पे अचानक रात को सब सो रहे हैं और अचानक खेल शुरू हो गया वहां पे। By 3:20 a.m. EST, helicopters were over water with Maduro and his wife on board. Approximately 7 hours after announcing the operation on Truth Social, Trump posted a photo showing Maduro blindfolded and handcuffed aboard the USS Iwo Jima. Following the mission, Trump publicly described the operation as unprecedented in his experience. तो दोस्तों पकड़ के लिया है इसको। अब इसके ऊपर काफी बहस हो रही है सोशल मीडिया पे कि क्या ये अच्छा करा, क्या ये बुरा करा। आप क्या कहीं पे भी दंदनाते फिर के जा सकते हैं? किसी भी देश के राष्ट्रपति को जो आपको पसंद ना आए आप उसको उठा के ले जा सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ये बोलते हैं कि ये तो डेमोक्रेटिक आदमी नहीं था, ये डेमोक्रेसी वहां पे थी नहीं, ये डिक्टेटर था। तो शी जिनपिंग क्या है फिर? देखिए दोस्तों, साफ सीधी बात है, जिस पे चल सकती है उस पर चला देते हैं। दिस इज द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड। जिस पे आप चला सकते हो ना अपना जोर, आप चला देते हो। जिस पे नहीं चला सकते, अब ये ड्रग सप्लाई करता है, ठीक है, फेंटेनिल सप्लाई करता है। फेंटेनिल का जो रॉ मटेरियल है उसका सबसे बड़ा सप्लायर चाइना है। एक्चुअली आप भेजो स्पेशल फोर्सेस, डेल्टा फोर्स भेजो आप चाइना के अंदर। जिस गरीब पे चलती है ना उसके ऊपर हाथ छोड़ देते हैं सब लोग। अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना कि जिस तरीके से बोला कि हम एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशन करेंगे, याद है मैंने बोला था शुरू में कि ये 15,000 बंदे क्यों हैं एयरक्राफ्ट कैरियर को? एंटी नार्कोटिक्स, कि कोई ड्रग्स ना भेजे यूएस में। इसलिए ये ट्रंप पहले कर चुका है, ये ट्रंप पहले कर चुका है। इसका दोस्त है स्टीव विटकॉफ, जिसको ये भेजता रहता है, अरे बात करो जरा कतर से बात करो, अरे बात करो यूक्रेन से बात करो, जाओ रशिया से बात करो। दोस्तों वही स्टीव विटकॉफ जो ट्रंप का बिजनेस पार्टनर है, रियल एस्टेट में इसके साथ था, वही स्टीव विटकॉफ। ट्रंप ने क्या बोला? संडे को मीटिंग होगी कतर में। संडे को कतर में मीटिंग होगी, वहां पे इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, ठीक है, वहां पे ईरान के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और फिर कतर आपकी सुलह वहां पे करवाएगा और वहां पे स्टीव विटकॉफ बैठा होगा। ईरानी खुश हो गए, ईरानी खुश हो गए कि हां ठीक है, अभी संडे तक तो बात हमारी सेट है, संडे को हम लोग जा रहे हैं और संडे को हम लोग बात करेंगे। एक रात पहले भाई ने खेल कर दिया वहां पे। तभी तो उन्होंने बोला कि दिस इज अ बिट्रेयल। ये ट्रंप की आदत है दोस्तों। पहले ट्रंप बोलेगा कि ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं, मेरे घर में आओ, हम लोग बैठ के खाना खाएंगे, मेरे घर पे डिस्कस करेंगे। आप उसके घर में बैठे खाना खाने के लिए, वहां पे एक बंदा आया कनपट्टी पे पिस्तौल रखी कि बोलो चलो तुम्हारा अरेस्ट है। ट्रंप ऐसे काम करता है। इसमें भी ट्रंप ने पहले बोला हम करेंगे कुछ, उसने करा कुछ। ग्रैंड डिसेप्शन।
ये ट्रंप का एक सिग्नेचर है, आप देख लेना, ट्रंप कई बार ऐसे पहले कर चुका है। मैंने तो आपको अभी ईरान का एग्जाम्पल दिया है। वेनेजुएला's hidden jewels, decoding why it's so rich in oil and gold। अच्छा दोस्तों, वेनेजुएला एक नेचुरल टारगेट है, तो आपने बहाना, आपसे यहां पे मेरी मुराद डोनाल्ड ट्रंप है, आपने पहले बहाना बनाया कि ये ड्रग्स भेजते हैं, ये भेजते हैं, वो भेजते हैं, ऐसा करते हैं, तो आपने बैड बॉय की इमेज पेंट करी, राइट, बैड बॉय की इमेज, और ये काफी सालों से होता चला आ रहा है। दोस्तों ये ट्वीट देखिए आप, ये जो ट्वीट है ये है 25 जनवरी 2019 का। उस जमाने में तुलसी गैबार्ड ने ये ट्वीट करा था। तुलसी गैबार्ड आज की तारीख में क्या है? DNI। शी इज द DNI, शी इज द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस एपरेटस फॉर डोनाल्ड ट्रंप। उसने बोला था कि मत पड़ो इन चक्करों में, लेट द वेनेजुएला की। अमेरिकन के साथ क्या है कि ये जाते हैं डेमोक्रेसी लाने के लिए, पूरा कूड़ा कर देते हैं वहां पे। ये कहते हैं तुम्हें डेमोक्रेसी की जरूरत है, जैसे डेमोक्रेसी को टैबलेट होगी। ये डेमोक्रेसी देने के लिए जाते हैं, फिर वहां पे ये डेमोक्रेसी देने इराक भी गए थे, ये लीबिया भी गए थे वही डेमोक्रेसी देने के लिए। जहां पे यूएस कह दे कि हम डेमोक्रेसी लेकर आ रहे हैं, समझ लो वहां पे आग लगने वाली है। Amid the recent development, there is a larger picture that goes beyond corruption allegations and drug peddling from Venezuela. It has rich oil and mineral reserves. The Orinoco Belt, a 55,000 square kilometer southern strip along the eastern Orinoco Basin, overlies extra heavy crude deposits estimated at 1,200 billion barrels, rivaling global conventional oil reserves. Beneath the Orinoco Belt lie Miocene sediments of the Officina and Mercure formations, rich in organic source rocks that generated heavy oil through heat and pressure from overlying sediments. The US Geological Survey estimates 380 to 652 billion barrels technically recoverable, trapped in sandstone reservoirs up to 1,400 billion barrels total. ये तो हो गया तेल दोस्तों, ये देखिए साहब, ये वाला इलाका। इसके अलावा more than 200 gold sites occur in metavolcanics and meta sediments with undiscovered potential up to 8,000 metric tons। कहते हैं 8,000 मीट्रिक टन सोना पड़ा है वेनेजुएला में, जमीन के नीचे, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा, ये जो गयाना की बात कर रहे हैं, दिस इज दैट प्लेस, वेनेजुएला में इतना ऑयल रिजर्व। सऊदी अरब के पास इतना तेल नहीं, रूस के पास, ईरान के पास, अमेरिका के पास, कनाडा के पास, इराक के पास, लीबिया, आप बोलो किसके पास? इतना तेल किसी के पास नहीं है जितना अकेला वेनेजुएला के पास है दोस्तों। वेनेजुएला सिर्फ एक सबसे बड़ा ऑयल और मिनरल रिजर्व वाला देश ही नहीं, बल्कि वो अमेरिका के दुश्मन देशों के साथ एक अलाई बनाकर काम भी कर रहा है। रूस और चीन का भारी इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला में था। चीन ने अपने कितने ही रास्ते वेनेजुएला में बना रखे थे, जिसके जरिए वो क्रूड ऑयल को अपने देश में ले जाता था। अमेरिका की इस हरकत के बाद से इन दोनों ही देशों को झटका लगा है। सबसे पहले तो रशिया और अमेरिका की डोमिनेंस वाली लड़ाई में रूस फिर से अमेरिका से पीछे होता हुआ दिख रहा है। दूसरा ये कि चीन के एनर्जी कंजर्वेशन के डायरेक्ट इंटरेस्ट को इफेक्ट करता है। जहां चीन वेनेजुएला का 80% तेल खरीदता था, वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, तो जाहिर सी बात है कि चीन भी उसी रेशियो में उससे खरीदता होगा। ऐसे में चीन कभी ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका जैसी ताकत चीन के इंटरेस्ट को चुनौती दे। ऐसे में ये हमला इस बात की आहट है कि हो ना हो, लेकिन वेनेजुएला इन तीनों ही देशों के मिलिट्री डोमिनेंस का सेंटर पॉइंट बन चुका है, जहां जल्दी इसी जमीन पर इन तीनों देशों की सेनाएं लड़ती दिख सकती है। हाँ, ये एक सच्चाई है कि आज की दुनिया में कोई अपने देश के लोगों को कहीं लड़ने भेजेगा नहीं, लेकिन जब स्टेक पर इतनी चीजें हो तो हो सकता है कि हम ऐसा देख भी लें। अभी सही बात है कि इस लड़ाई के अंदर वेनेजुएला की आम जनता भी मारी जाएगी, लेकिन फर्क किसको पड़ता है? अमेरिका को अगर फर्क पड़ता तो वो इतने निर्दोष लोगों को अपने धमाके से मारता ही नहीं। चीन के लिए वो बस एक जमीन का टुकड़ा है जहां से उसके लिए क्रूड ऑयल आता है, उसे बस वो जमीन चाहिए। वही रूस के लिए वो एक डोमिनेंस की लड़ाई से ज्यादा कुछ है नहीं। यही दुनिया की सच्चाई है दोस्तों, और इसी के अंदर मैं, आप और बाकी लोग जीते हैं। दोस्तों, अमेरिका को वेनेजुएला के विशाल क्रूड ऑयल रिजर्व से डॉलर को मजबूत करने का मौका मिलता है। दरअसल पिछले कुछ सालों में दुनिया के बाकी देशों ने अमेरिका से अलग हटकर अपनी एक ऑल्टरनेटिव ग्रुप्स बनाए हैं। इसके बावजूद जब डील पर आती थी तो ग्लोबल करेंसी तो डॉलर ही थी। अब अमेरिका को डर है कि ग्लोबल ऑयल ट्रेड डॉलर से हटकर ऑप्शनल पेमेंट सिस्टम जैसे चीन का CIPS, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम या क्रिप्टो की ओर न चला जाए। इससे पेट्रो डॉलर का संकट और ऑप्शनल सिस्टम पर खतरा बढ़ेगा। पेट्रो डॉलर सिस्टम में तेल डॉलर में बिकता है, जो अमेरिका की ग्लोबल ट्रेड का 80% से ज्यादा हिस्सा डॉलर से चलाने देता है। यही बात यहां अमेरिका को अनलिमिटेड डॉलर छापने और इंटरेस्ट के बिना खरीदारी करने की ताकत भी देता है, क्योंकि भाई अमेरिकन डॉलर तो अमेरिका ही छाप रहा है ना मेरे भाई। लेकिन वेनेजुएला में पहले चावेज और बाद में मादुरो युग में तेल को चीनी युआन, रूसी रूबल या पेट्रो और क्रिप्टो में बेचना शुरू कर दिया था। ये डॉलर की मांग घटाता है और ब्रिक्स जैसे देशों को CIPS और चीन द्वारा दिए अमेरिकन स्विफ्ट सिस्टम का ऑल्टरनेटिव है या एमब्रिक जैसे सिस्टम को ये बढ़ावा देता है।
अमेरिका को डर है कि अगर वेनेजुएला का तेल नॉन डॉलर ट्रेड बढ़ाएगा तो जल्दी सऊदी अरब जैसे बाकी देश भी उसको फॉलो कर सकते हैं।